हेलो मेरे डियर साथियों, कैसे हो? बढ़िया हो ना? एकदम यार बढ़िया ही रहना चाहिए। तो भाई आप सबके लिए खुशखबरी है। और भाई क्या खुशखबरी है कि भाई आज से हमारा चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट होने जा रहा है भाई। ठीक है ना? तो भाई हमारे चैप्टर 2 हो गए हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट किया है एक एक चीज को, है ना, समझते हुए। ठीक है, तो आज से हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा। तो भाई चैप्टर नंबर 3 भी बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत मस्त चैप्टर है। आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आपको आने वाला है। ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि भाई जो रासायनिक बल गतिकी है, ये है क्या चीज? क्या होती है रासायनिक बल गतिकी? क्या होता है जो केमिकल काइनेटिक्स है ये? तो मेरे डियर साथियों, जो रासायनिक बल गतिकी है, हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, हम रसायन में पढ़ रहे हैं ना। तो रासायनिक बल गतिकी रसायन विज्ञान की ही शाखा है। बिल्कुल है सर, ये रसायन विज्ञान की ही शाखा है। जब रसायन में पढ़ रहे हैं तो रसायन की शाखा होनी चाहिए। बिल्कुल रसायन विज्ञान की शाखा है। लेकिन सर इसमें हम करेंगे क्या? तो भाई रसायन विज्ञान की शाखा तो है सर, ये मान लिया, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे? तो भाई इसमें हम क्या करेंगे? अभिक्रिया के वेग। ठीक है, अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बेटा क्या करने वाले हैं? अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है सर, और क्या करेंगे? और इसके अलावा जो वेग को प्रभावित करने वाले कारक, वेग को प्रभावित करने वाले कारक, वेग को प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन करेंगे। वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना? तो रासायनिक बल गतिकी में हम बेटा क्या करने वाले हैं? अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करने वाले हैं। अभिक्रिया के वेग, जैसे मान के चलो एक गाड़ी का, मोटरसाइकिल का वेग होता है, किसी कार का वेग होता है ना, किसी बस का वेग होता है। ऐसे बेटा अभिक्रियाओं का वेग भी होता है ना। और आपने सुना भी होगा कि जो अभिक्रियाएं हैं, अगर देखा जाए वेग के आधार पर, तो अभिक्रियाएं मुख्यतः 3 टाइप की होती हैं वेग के आधार पर, है ना। पहली होती है तीव्र अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है? तीव्र अभिक्रिया। ठीक है, दूसरी होती है बेटा, है ना, मंद अभिक्रिया। कौन सी? मंद अभिक्रिया। और तीसरी होती है बेटा सामान्य अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया? सामान्य अभिक्रिया। ठीक है, सामान्य अभिक्रिया। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत कम समय में पूर्ण हो जाती हैं, बहुत ही कम समय में पूर्ण हो जाती है, उन अभिक्रियाओं को तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक उदाहरण मान बोलूं, है ना, एक चौपाई है रामायण जी की। हनुमान जी की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब इतनी तीव्र अभिक्रिया थी कि पूंछ में आग नहीं लग पाई और लंका जल गई। इतनी तीव्र अभिक्रिया थी। वो सही बात है ना। ये बहुत तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं। अक्सर आपने टीवियों में देखा होगा कि गाड़ी पलट नहीं पाती, बम पहले फूट जाता है। गाड़ी पलट नहीं पाती और फूट पहले जाती है। अक्सर देखा होगा आपने। ये अभिक्रियाएं उनकी स्मेल से, उनकी गंध से ही हो जाती है स्टार्ट, है ना। अक्सर आपने देखा होगा एक पेट्रोल से भरा टैंक है, अगर आप गाड़ी जलाओगे ना तो वो पेट्रोल के टैंक में आग ही लग जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है ना। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत ही कम समय में पूर्ण हो जाती हैं, उन्हें तीव्र अभिक्रियाएं कहती हैं। और वो अभिक्रियाएं जो बहुत ही मंद गति से पूर्ण होती है, जैसे लोहे में जंग लगना। अब बताओ, मैंने लोहा को छत पे डाल दिया, मैं पूछूं आपसे, बताओ कितने समय में जंग लग जाएगी? आप बता दोगे कि इसका समय निर्धारित है? नहीं। भूगर्भ पृथ्वी के अंदर पेट्रोल का बनना, क्या आपको समय का पता है कितने दिन में बन जाएगा? नहीं ना। तो ये मंद अभिक्रियाएं हैं। तो जो तीव्र अभिक्रियाएं बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती हैं, मंद अभिक्रियाएं बहुत ही मंद गति से पूर्ण होती हैं। और ऐसी अभिक्रियाएं जो ज्यादा ना समय में, ज्यादा अधिक समय में, और जो ना कम समय में, बहुत ज्यादा कम समय में। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो ना ज्यादा अधिक समय में और ना ही ज्यादा कम समय में पूर्ण होती हैं, उन्हें सामान्य अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दूध से दही बनना। हाँ, हमें पता है दूध से दही 24 घंटे में बन जाता है, बन जाएगा। ठीक है, अब ये मंद अभिक्रिया है। अब और कौन सी हो सकती है? सॉरी, सामान्य अभिक्रिया है ये, है ना। और जैसे शक्कर का पानी में घुलना, शक्कर को पानी में डालेंगे, घुल जाएगी 2-5 मिनट में। तो ये सामान्य अभिक्रियाएं। ठीक है, तो गति के आधार पर अगर देखें तो अभिक्रियाएं क्या होती हैं? 3 टाइप होती है, तीव्र अभिक्रियाएं, मंद अभिक्रियाएं और सामान्य अभिक्रियाएं। तो हमने क्या सीखा कि भैया जैसे वाहनों की गति होती है, उसी प्रकार अभिक्रियाओं की गति भी होती है।
ठीक है, उसी प्रकार अभिक्रियाओं की गति भी होती है। और भाई मैं देखो तीव्र अभिक्रिया का मैंने आपको उदाहरण बताए हैं, ठीक है, और मैं इसका एक बेसिक एग्जांपल भी बता दे रहा हूं, ठीक है। जैसे मान के चलो ये आपके पास BaCl2 है, अगर इस BaCl2 में H2SO4 को मिला दिया जाए, ठीक है, तो Ba जो है बेरियम ज्यादा क्रियाशील है, BaH को हटा देगा। हमने पढ़ा ना विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है वो कम क्रियाशील पदार्थ को हटा देता है। तो हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील कौन है? Ba, तो BaH को हटा देगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा BaSO4 और ये H इधर चला जाएगा तो बन जाएगा 2HCl। ये तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है ना, तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। और एक और बात मैं बता दे रहा हूं भाई, ये जो है ना 10⁻⁻40 से 10⁻⁻60 सेकंड में पूरी हो जाती है। मतलब 1 सेकंड तो बहुत दूर की बात है भैया, 1 सेकंड का कितना छोटा वाला भाग है ये, इतने समय में पूर्ण हो जाती है। मतलब इनकी गंध मात्र से ही अभिक्रिया हो जाती है, ठीक है। तो आपको लिखना हो तो इनको लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गति के आधार पर अभिक्रियाएं के प्रकार, ये 3 प्रकार की होती है, मैंने बता दी, बाकी अपने सिलेबस में ये मेंशन नहीं है, ठीक है, बताना जरूरी था लेकिन, ठीक है। चलो हमने क्या देखा कि अभिक्रियाओं का कुछ वेग होता है, तो इस चैप्टर में हम अभिक्रियाओं के वेग के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर वेग को प्रभावित करने वाले कारक, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलो तो सर अभिक्रिया 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 आप बात कर रहे हो, अभिक्रिया होती कैसे है एक बार वो भी तो बताएं। बिल्कुल टेंशन मत लो भाई, अभिक्रिया जो है ना इस कुछ इस टाइप से होती है। जैसे A और B क्रिया कर रहे हैं तो यहाँ बन रहा है C और D, A और B क्रिया कर रहे हैं तो यहाँ बन रहा है C और D, है ना, ये एक अभिक्रिया का उदाहरण है। और अभिक्रिया हमेशा, है ना, हमें देखो अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। और अभिक्रिया में जो बनता है उसको हम उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। अभिकारक को इंग्लिश में हम रिएक्टेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिएक्टेंट। और उत्पाद को इंग्लिश में हम प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो अभिक्रिया में जो भाग लेगा वो अभिकारक, जो बनेगा वो उत्पाद, है ना। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक, इंग्लिश में रिएक्टेंट। तो हम अगर R लिख दें कभी तो आप ये समझ लेना R लिखा है सर ने, मतलब रिएक्टेंट लिखा है, और इसमें अगर हम P लिख दें कहीं तो आप समझ लेना कि सर ने प्रोडक्ट लिखा है। क्या लिखा है? प्रोडक्ट लिखा है, ठीक है। तो अभिक्रिया हमेशा R से P की ओर जाती है, ठीक है। अभिकारक से कहां की ओर जाती है? उत्पाद। मतलब ये तीर का चिन्ह हमेशा अभिकारक से उत्पाद की ओर लगा होता है। क्लियर है? ठीक है, चलो कोई दिक्कत है? नहीं, है ना। और एक और बात बता देता हूँ बेटा, जैसे मान के चलो ये अभिकारक है ना, अभिक्रिया हमेशा अभिकारक से कहां की ओर होती है? प्रोडक्ट की ओर। तो ये चिन्ह 2 प्रकार से लगता है, कभी कभी R से P की ओर भी लगता है ऐसा, और कभी कभी क्या होता है? ऐसा भी लगा होता है, ठीक है। तो ये वाला चिन्ह क्या बता रहा है और ये वाला चिन्ह क्या बता रहा है? तो ऊपर वाला चिन्ह अभिकारक से उत्पाद की ओर है तो ये अभिक्रिया अग्र अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी बेटा? अग्र। और नीचे वाला अभिक्रिया कभी पीछे से आगे की ओर हो रही है तो इसको हम पश्च अभिक्रिया बोलते हैं, रिवर्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अग्र है ऊपर वाला, है ना, अभिकारक से उत्पाद की ओर अग्र और उत्पाद से अभिकारक की ओर पश्च। ये अभिक्रियाओं के थोड़ा अभिक्रियाओं के बारे में मैंने समझाया। क्लियर है? तो हमने देखा कि अभिक्रिया की वेग और, है ना, वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हमने यहाँ पर लिया, ठीक है। तो रासायनिक बल गति क्या है? इंट्रोडक्शन में आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। रासायनिक बल गतिकी रासायनिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम अभिक्रिया के वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। ये हो गया। फिर आप गति के आधार पर अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है, हेडिंग डाल सकते हो, गति के आधार पर अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं, और तीनों को आप अपने मन से लिख लेना। मैंने आपको समझा दिया है, इनका एग्जाम्पल मैंने बता दिया। मन का जैसे लोहे में जंग लगना, है ना, भूगर्भ मतलब पृथ्वी में पेट्रोलियम का बनना, इसका उदाहरण मैंने बता ही दिया है कि दूध से दही बनना, है ना, शक्कर का जल में घुलना। तो ये अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। इसका हम समय ज्ञात नहीं कर सकते, इसका कोई पता नहीं होता कब होगी, है ना, लेकिन ये नॉर्मल समय में पूर्ण हो जाती है, ठीक है। और इसका समय मैंने बता ही दिया है, ठीक है। चलो तो ये कहानी हो गई, और भैया अब हम बढ़ेंगे आगे और अपनी इंपॉर्टेंट एंड महा इंपॉर्टेंट हेडिंग डलेगी अभिक्रिया का या रासायनिक अभिक्रिया का वेग। तो अपनी हेडिंग क्या डाल गई भैया? रासायनिक अभिक्रिया का वेग, या इसको दर भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो कभी कभी अगर मैं दर शब्द बोलूं तो समझ लेना वेग ही है, और वेग बोल रहा हूं तो दर है। तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है? इंपॉर्टेंट है भाई, क्या होती है?
क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो बेटा जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये कोई अभिक्रिया है, जैसे ये R से कहाँ जा रही है, P में, मतलब यहाँ कोई रिएक्टेंट होगा और यहाँ कोई होगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर हमें किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग या जो दर है उसको पता करना है, तो उसको हम पता करते हैं अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन को पता करके। अब सांद्रण में परिवर्तन शब्द से मतलब आप पता होगा क्या होता है। सांद्रण में परिवर्तन का मतलब क्या है, विलेय पदार्थ की मात्रा में बदलना, विलेय पदार्थ की मात्रा बदलना, और विलेय पदार्थ की मात्रा बदलना ही सांद्रण में परिवर्तन होता है ना। तो ध्यान रखना, विलेय पदार्थ की मात्रा का चेंज होना है सांद्रण में परिवर्तन होता है। या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हो, है ना, कोई चीज तनु से सांद्र हो रही है, तनु से सांद्र हो रही है मतलब पतली से गाढ़ी हो रही है, या फिर कोई चीज गाढ़ी से क्या हो रही है, पतली हो रही है, ठीक है। ये साधारण शब्द है ना। तो सांद्रण में परिवर्तन होता है ना। तो सांद्रण में परिवर्तन से मतलब क्या होता है, विलेय पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन, ठीक है ना। तो भाई अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का जो दर है, वो हम किससे पता करते हैं, तो अभिक्रिया का जो वेग है या दर है उसको हम सांद्रण में परिवर्तन के हिसाब से पता करते हैं, ठीक है ना। सांद्रण में परिवर्तन के हिसाब से पता करते हैं, सांद्रण में परिवर्तन देखते हैं अभिकारक और उत्पाद के, और फिर अभिक्रिया का हम वेग का पता करते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जैक्ट जो परिभाषा है वो ये हो जाती है बेटा, इकाई समय अंतराल में। क्या बेटा, इकाई समय अंतराल में। कौन से समय में, इकाई में। तो इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। क्या बोला सर आपने, सर ये बोला इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को इकाई समय में। अब देखो परिभाषा हमने समय इकाई क्यों लिया, क्योंकि इकाई समय में परिभाषाएं जो है ना, इकाई समय में किसी भी चीज को आराम से मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट उसका है ना आसान हो जाता है, इसीलिए समय इकाई लिया जाता है, ठीक है। तो इकाई समय अंतराल में, इकाई समय का मतलब 1 सेकंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है। इकाई का मतलब 1 में लेना, ठीक है, 1 सेकंड, 1 मिनट या 1 घंटा, ठीक है। चलो, तो इकाई समय समझ गया ना। तो इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को है ना अभिक्रिया की दर कहते हैं, ठीक है। तो अभिक्रिया की दर हमें समझ में आ गया क्या, इसका क्या परिभाषा है, ठीक है ना। तो अभिक्रिया की दर निकालने के लिए अभिकारक और उत्पाद के सांद्रण में हमें क्या देखना पड़ेगा, परिवर्तन। अब थोड़ा सा यहाँ पर और समझो, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया की जो वेग है, अभिक्रिया का जो वेग है, इसका फॉर्मूला होता है क्या, इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन की जो दर है, इसको हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन अपॉन, ठीक है, इकाई समय अंतराल, ठीक है, समय अंतराल, ठीक है, समय अंतराल, ठीक है, इकाई समय अंतराल, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटे इकाई समय अंतराल, ये अभिक्रिया की दर का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, फॉर्मूला होगा। क्लियर हो गई बात। अब थोड़ा सा ध्यान से चीजों को जानो, चीजों को समझो, चीजों को जानो, चीजों को समझो। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। ये परिभाषा हो गई, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ बेटा, हम यहाँ पर एक चीज अभी मान के चल रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर मान ले रहा हूँ, यदि समय t1 से t2 में, मैंने ये मान लिया हमारे पास प्रारंभिक समय क्या है, t1 है ना, प्रारंभिक समय क्या है, t1, और अंतिम समय क्या है, t2 है ना। तो मैंने मान लिया यदि समय t1 से t2 में अभिकारक व उत्पाद के सांद्रण, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण, ठीक है, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण क्रमशः
क्रमशः। अब देखो अभिकारक के सांद्रण और उत्पाद के सांद्रण, सांद्रण। अब एक और बात समझो बेटा, सांद्रण को हम कैसे व्यक्त करते हैं, सांद्रण को हम किस कोष्टक से व्यक्त करते हैं ये बताओ। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, सांद्रण को हम वर्गाकार कोष्टक से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। अगर जैसे मान के चलो हमें आर है, हमारे पास ये आर है, इसका आर का सांद्रण प्रदर्शित करना है तो आर को हम वर्गाकार ब्रैकेट में रख देंगे, है ना। ये जो है ये वर्गाकार ब्रैकेट बताता है कि इसका ये सांद्रण है ना, इसका ये क्या है, सांद्रण है, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखा, यदि समय t1 से t2 में अभिकारक व उत्पाद के सांद्रण क्रमशः R1 I2 है, R1 I2, ठीक है। सांद्रण क्रमशः R1 I2 बा, देखो ये अभिकारक के सांद्रण हो गए, ये जो R1 I2 है अभिकारक के सांद्रण हो गए। अब हम उत्पाद के सांद्रण बता देते हैं, वह P1 और ये P2 है, तब P1 व P2 है तब, ठीक है। तब मुझे इतना बता दीजिए डेल टी क्या होगा, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं डेल टी क्या है, समय अंतराल मतलब समय में परिवर्तन। डेल क्या बताता है, परिवर्तन को। डेल किसको बताता है बताओ, डेल का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, और किस में परिवर्तन, टी है मतलब समय में, ठीक है। डेल का मतलब क्या होता है, परिवर्तन मतलब टी में। तो डेल टी क्या होगा, तब डेल टी क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 होगा। बोलो होगा कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर ये होगा, सर कोई दिक्कत नहीं सर ये होगा, ठीक है ना। चलो अब मैं आपसे बोलूं, ठीक है आगे बेटा, अब मैं आपसे बोलूं कि इतना बता दीजिए कि जो डेल आर है वो क्या होगा। तो आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, सर हमें पता चल गया, R2 में से R1 को घटा दो, R2 में से R1 को घटा दो, ठीक है। तो ये डेल आर पता चल जाएगा, ठीक है। डेल का मतलब परिवर्तन, किसमें, आर में। तो I2 में से R1 को घटा दिया। ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं सर, डेल P भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भैया, तो है ना P2 में से किसको घटा देंगे बेटा, P1 को घटा देंगे, ठीक है। तो ये आपका किसमें परिवर्तन हो गया भाई, अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन हो गया। देखो सांद्रण शब्द है इसलिए हमने वर्गाकार ब्रैकेट लगाया, तो सांद्रण के लिए वर्गाकार ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ पर सांद्रण नहीं आया है ना, इकाई समय अंतराल डायरेक्ट आ गया तो डायरेक्ट लिख दे, ठीक है। और ये उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन है, ठीक है ना। लेकिन सर हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है, क्या सर, वो ये है कि अभिकारक का सांद्रण कब लेंगे और उत्पाद का सांद्रण कब लेंगे। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपको हर एक चीज के बारे में बताया जाएगा। परिभाषा पता चल गई आपको, सूत्र पता चल गया आपको, ठीक है। ये कुछ जो बातें हैं मैंने बताई हैं वो आपको पता चल गई। मैंने लिखा यदि समय T1 से T2 में अभिकारक व उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन मैंने मान लिए R1 I2 और P1 P2 मान लिए, है ना। तब डेल टी कैसे आया पता चला, डेल आर कैसे आया पता चला, और डेल पी कैसे आया ये पता चल गए, ठीक है ना। तो बाकी सारी चीजें भी आपको पता चल जाएंगी, बिल्कुल आपको टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। तब अभिक्रिया की जो दर है, वो क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इसका फॉर्मूला हो जाएगा अभिक्रिया की दर, का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन। तो अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन को हम किससे व्यक्त कर रहे हैं, डेल आर से। तो ये हमने लिख दिया डेल आर, ठीक है। या फिर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, डेल पी लिख सकते हैं, है ना। आपको डेल आर लिखना हो तो डेल आर लिख देना, या डेल पी लिखना हो तो डेल पी लिख देना, क्योंकि यहाँ अभिकारक यहाँ उत्पाद दोनों है। लेकिन आगे जाके आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ये चीज कि कब डेल आर लेना है और कब लेना है डेल पी, ठीक है। अपॉन में क्या जाएगा, तो अपॉन में क्या जाएगा, देखो हो गया सांद्रण में परिवर्तन, ये हो गया, है ना। और समय अंतराल क्या है, डेल टी है, तो ये आपका डेल टी आ गया, ठीक है। तो अभिक्रिया की दर क्या होगी बेटा, डेल आर अपॉन डेल टी, या डेल पी अपॉन डेल टी, ठीक है। दो फॉर्मूला आप बना सकते हो, डेल आर अपॉन डेल पी लिख सकते हो, या फिर डेल पी अपॉन डेल टी लिख सकते हो, ठीक है। ये लिख सकते हो। क्लियर हो गया बेटा, इतनी बातें आपको क्लियर है, कोई परेशानी है क्या, नहीं है ना। आगे आपको बेटा थोड़ी और चीजें आपको क्लियर कराऊंगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना, आगे जो चीजें होंगी क्लियर, उन बातों पे थोड़ा सा अच्छे से गौर फरमाना, ठीक है। चलो, तो ये तो बात हो गई अभिक्रिया की दर की, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि अभिक्रिया की दर को व्यक्त किससे करते हैं।
मैं आपसे इतना बोलूं कि अभिक्रिया की दर को किससे व्यक्त करते हैं, तो आप बोलोगे सर डेल आर अपॉन डेल टी से। अभिक्रिया की दर को डेल आर अपॉन डेल टी से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, या डेल पी अपॉन डेल टी से व्यक्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही पकड़े हो, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। अब आगे चीजों को सुनो बेटा। अब मैंने आगे ये बोला कि जो आपका अभिक्रिया की जो दर है ये आई है ना, तो इस अभिक्रिया की दर को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं बेटा इसको? दो प्रकार से। सर दो कौन कौन से? तो पहला है, देखो अभिकारक के सांद्रण में कमी के आधार में, अगर अभिकारक के सांद्रण में कमी हो रही है, किसके सांद्रण में? अभिकारक के सांद्रण में कमी हो रही है, तो उसके आधार पर जो अभिक्रिया की दर है वो अलग होती है। और यदि उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि हो रही है तो उसके लिए अभिक्रिया की दर अलग होती है, ठीक है ना। अब अभिकारक उत्पाद जानते ही हो, है ना, जो स्टार्टिंग में होता है, जैसे मान के चलो ये ए है और ये बी है और यहाँ बन रहा है सी और डी, है ना। तो यहाँ ये अभिकारक है, ये उत्पाद है ना, ये अभिकारक है और ये क्या है? उत्पाद है। तो अगर इसके सांद्रण में कमी हो रही है, इसके सांद्रण में क्या हो रही है? कमी हो रही है, तो अभिक्रिया की दर का जो फॉर्मूला है वो अलग होता है, ठीक है। तो वृद्धि अभिकारक के सांद्रण में कमी के आधार पर जो अभिक्रिया की दर है इसका फॉर्मूला होता है, मैं लिखता हूं, अभिक्रिया 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 की जो दर है इसका फॉर्मूला बनेगा बेटा, कमी के आधार पर, ध्यान रखना कमी हो रही है ना, तो कमी के आधार पर है तो ये माइनस लगेगा। अब किसके सांद्रण में कमी हो रही है? अभिकारक, तो यहां पर अभिकारक मतलब रिएक्टेंट लिया जाएगा, तो ये हो जाएगी डेल आर अपॉन डेल टी। तो ध्यान रखना मेरे डियर साथियों, अगर अभिकारक के सांद्रण में कमी हो रही है तो अभिक्रिया की जो दर है इसका फॉर्मूला बनेगा माइनस डेल आर अपॉन डेल टी, ठीक है ना। ध्यान रखना ये फॉर्मूला बनेगा, ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर आगे है उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि के आधार पर, अगर उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि हो रही है, उत्पाद के सांद्रण में बेटा क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? क्या बनेगा? तो बेटा उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि हो रही है ना, उत्पाद क्या है? डेल पी है, तो वृद्धि हो रही है तो प्लस होगा, तो फिर अभिक्रिया की दर होगा, अभिक्रिया की क्या दर होगी? तो फिर फॉर्मूला होगा अभिक्रिया की दर बराबर हो जाएगा प्लस डेल पी। अब ये वर्गाकार कोष्टक क्या बता रहा है? सांद्रता को बता रहा है, सांद्रण को बता रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? प्लस, है ना, डेल पी अपॉन डेल टी, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था ना कब आपको डेल पी लेना है, कब आपको डेल टी लेना है। तो डेल आर कब लेना है, सॉरी डेल पी कब लेना है? जब आपका उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि हो, है ना। और डेल टी कब लेना है? जब अभिकारक के सांद्रण में क्या हो? कमी, ठीक है ना। तो ये बातें क्लियर हो गई, इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आएगी, वो है मात्रक, ठीक है। तो हेडिंग डाल दो आप मात्रक, ठीक है। क्या डालो बेटा? मात्रक, ठीक है। तो मात्रक अगर हम बनाएं तो अभिक्रिया की दर का सूत्र क्या होता है? तो आप बोलोगे सर अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की जो दर है इसका फॉर्मूला होता है सर डेल आर अपॉन डेल टी। ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। ये थोड़ी ना हम कमी और वृद्धि के आधार पर बात कर रहे हैं, हम तो ये नॉर्मली बात कर रहे हैं, और जब नॉर्मली बात कर रहे हैं तो डेल आर या डेल पी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अभिक्रिया की दर का ये फॉर्मूला है, हमें मात्रा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मात्रा, ठीक है, तो अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर का जो मात्रा होगा वो क्या होगा? तो आप बताओ डेल आर क्या है? तो आप बोलोगे सर डेल आर सांद्रता है, बिल्कुल। डेल आर क्या है? सांद्रता, है ना, क्योंकि वर्गाकार ब्रैकेट है सर, मतलब इसका सांद्रता होता है ना। तो ध्यान रखना बेटे भाई, है ना, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, वर्गाकार ब्रैकेट बराबर क्या है? सांद्रता या क्या है? सांद्रता या क्या है? सांद्रता, ठीक है। तो वर्गाकार का ब्रैकेट का मतलब क्या है? सांद्रता या सांद्रण। और बताओ सांद्रता का मात्रक क्या होता है? जल्दी बताओ, मैंने पहले चैप्टर में ही आपको बताया था सांद्रता या सांद्रण का मात्रक क्या होता है। आप बोलोगे सर डेल आर की सांद्रता है और सांद्रता का मात्रक सर मोल पर लीटर होता है। बिल्कुल सही पकड़े हो, है ना, मैंने आपको यही बताया था। सांद्रता का मात्रक क्या होता है? मोल पर लीटर, और जो भी वर्गाकार ब्रैकेट में मिल गया मतलब वो सांद्रता है, ठीक है।
डेल टी क्या है, तो डेल टी सर समय है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। ठीक है, ऊपर बटे में है, नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा मोल, है ना, बटे में लीटर, और ये आपका सेकंड। ठीक है, अब ऐसे तो हम लिखेंगे नहीं, तो अच्छा तरीके से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अभिक्रिया, यहाँ लिख दूं पहले, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर बराबर, देखो ये मोल है, ठीक है, लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स, और सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो अभिक्रिया की दर का जो मात्रक आया है वो क्या आया है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड महा इंपॉर्टेंट चीज इसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझा है, और बहुत बढ़िया तरीके से इसको आपने किया भी है। ठीक है ना, तो आप भाई समझ गए ना इतनी बातें। ठीक है, जो मैंने अभिक्रिया की दर से संबंधित जो चीजें अभी आपको बताई हैं, ये एक एक चीज आप बहुत अच्छे से समझ गए, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा एक एक चीज। क्लियर है, अब हम चीजों को बढ़ाएंगे आगे। बेटा एक एक चीज अच्छे से समझो, और कोई चीज समझ में नहीं आती तो वीडियो को फिर से पुनः पीछे कर सकते हो, है ना, पीछे कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं रहेगी इसमें। आगे बेटा जो अभिक्रिया की जो दर है, इस अभिक्रिया की दर को दो टाइप से डिफाइन किया जाता है ना। यहाँ पर जो हमारी अभिक्रिया की दर है इसको दो टाइप से डिफाइन किया गया है हमारे सिलेबस में। ठीक है, एक तो होती है भैया तात, है ना, क्षणिक, एक होती है तात क्षणिक। ठीक है, तात क्षणिक दर, या फिर हम बोल सकते हैं वेग। एक तो होता है हमारा तात क्षणिक वेग, जिसको हम इंस्टेंटेनियस, ठीक है, रेट बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट बोल सकते हैं, है ना। यहाँ वेग का मतलब वेलोसिटी नहीं, यहाँ वेग का मतलब रेट है ना, क्योंकि अभिक्रियाओं का रेट होता है ना, वेलोसिटी नहीं होती, जिसको हम दर बोल सकते हैं, बोल रहा था ना बार बार। ठीक है, तो तात्क्षणिक वेग जिसको इंस्टेंटेनियस हम क्या बोल सकते हैं, रेट बोल सकते हैं। और दूसरा हमारा होता है भैया औसत वेग। ठीक है ना, कौन सा वेग, औसत वेग। ठीक है, जिसको हम एवरेज रेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, एवरेज, यहाँ पर एवरेज ई लिखा है ना, एवरेज, ये आर लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो एवरेज रेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये औसत वेग और तात्क्षणिक वेग में क्या अंतर है, पहले इस चीज को समझो, ध्यान रखना। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं 100 किलोमीटर की दूरी चलता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं 100 किलोमीटर की दूरी चलता हूं, और ये 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में पूरी होती है। ठीक है, कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो अगर ये 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में पूरी होती है, तो मैं आपसे बोलूं कि बताओ मैं किस वेग से गया था। 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में पूरी हो रही है, तो इसका औसत वेग कितना है। तो औसत वेग निकालने के लिए जो कुल दूरी होती है, उस कुल दूरी में आप समय का भाग लगा देते हो। जैसे अगर हम 100 में 2 का भाग लगा दें तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो ये जो 50 किलोमीटर पर घंटा है, 50 किलोमीटर पर घंटा है, ये आपका औसत वेग है। ठीक है, तो अगर कुल दूरी में कुल समय से भाग लगा दिया जाए तो क्या निकलता है, आपका औसत दूरी। सीधी सी बात यह है कि निश्चित समय पर जो दूरी, निश्चित समय पर या निश्चित समय में जो वेग हमें प्राप्त होता है, वो आपका औसत वेग होता है। देखो हमने इसमें 2 से भाग लगाया, और हमने पर घंटा, मतलब जो औसत वेग है वो पर ईयर में निकाला जाता है, प्रति घंटा के हिसाब से निकाला जाता है। जो औसत वेग है वो निश्चित समय में निकाला जाता है बेटा, प्रत्येक घंटे में निकाला जाता है, और प्रत्येक घंटे में जो वेग होता है, प्रत्येक घंटे का जो वेग होता है, वही आपका औसत वेग होता है। मतलब सीधी सी बात, औसत वेग के लिए हमें निश्चित समय की जरूरत होती है। लेकिन तात्क्षणिक वेग वो वेग होता है जो किसी भी क्षण होता है। जैसे मान के चलो मैं 100 किलोमीटर की जो दूरी 2 घंटे में पूरा करा, और मैं चला कितने बजे से, 2 बजे से चला, है ना। मान के चलो मैं 2 PM से चला और 4 PM पे पहुंचा, है ना, 2 बजे से चला, 4 बजे पहुंचा। ठीक है, तो मैंने यहां पर देखा कि 1:45 पे, जब मैं 1:45 है ना समय पे था, तो मैंने 1:45 में जब मेरी मोटरसाइकिल के स्पीडोमीटर को देखा, तो जब मोटरसाइकिल के स्पीडोमीटर को देखा तो वहां पर स्पीड दिखा रहा था 70 किलोमीटर पर आवर, है ना। फिर मैंने
अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मान लेता हूँ यहाँ एक समय दे रहा हूँ 1:01 में, ठीक है, 1 बजे निकला था, 3 बजे पहुंचा, ठीक है। तो मैंने 1:45 पे जब स्पीडोमीटर, गाड़ी के जो स्पीडोमीटर होता है जहाँ स्पीड बताता है, उसमें देखा तो स्पीड कितनी थी, 70 किलोमीटर पर घंटा। और मैंने जब 2 बजे, कितने बजे बेटा, 2 बजे स्पीडोमीटर को देखा तो स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ये जो 70 किलोमीटर पर आवर है किसी क्षण पर है, 1:45 पर थी, तो ये किसी क्षण पर है, तो किसी क्षण पर स्पीड ये थी। और फिर मैंने देखा किसी दूसरे क्षण, तो दूसरे क्षण स्पीड ये थी। तो ये किसी क्षण वाली स्पीड है, तो किसी भी समय पर, कोई भी समय पर देखी गई जो स्पीड है, किसी भी समय पर जो निकलता है वो तात्क्षणिक वेग निकलता है, और निश्चित समय पे जो निकलता है वो औसत वेग निकलता है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। मैंने ये एग्जांपल है इससे समझाया, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो निश्चित समय मतलब प्रत्येक घंटा, जो औसत वेग है वो प्रत्येक घंटा का निकलता है, या प्रत्येक मिनट का निकल सकता है, प्रत्येक सेकंड का निकल सकता है, किसी भी क्षण का नहीं होता। और किसी भी क्षण हमें बताना है तो तात्क्षणिक वेग आएगा। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, तात्क्षणिक जो वेग है वो उसमें अंतराल सूक्ष्म, जो समय अंतराल होता है बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत ही क्या होता है बेटा, सूक्ष्म होता है ना। लेकिन औसत वेग में जो समय है वो निश्चित होता है, ठीक है। तो तात्क्षणिक दर की परिभाषा में अगर बोलूं तो क्या बोल सकता हूं, तो मैं बोल सकता हूं सूक्ष्म समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को तात्क्षणिक या तात्कालिक दर कहते हैं। सूक्ष्म समय, यहाँ समय बहुत छोटा भी ले सकते हो, है ना। किसी भी समय, किसी भी क्षण पर आप तात्क्षणिक वेग निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर तात्क्षणिक जो वेग है इसको हम इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं, परिभाषा आपको दिख गई। और रेट है तो हम इसको आर से, भाई जो अभिक्रिया की जो दर है मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाई है उसको हम आर से व्यक्त करते हैं। तो कहीं अगर आर लिखा दिख गया मतलब ये वेग है, क्या है, वेग है। बट ये कौन सा है, इंस्टेंटेनियस वेग है, तो इसको हम INST लिख सकते हैं ना। तो INST लिखा है, इसका मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सूत्र तो देखो, परिभाषा तो वही है, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन जो है उसको ही बोलते हैं। तो वहां भी अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन आया था, यहां भी आया, मतलब फॉर्मूला जो है ना बिल्कुल सेम बनेंगे, फॉर्मूला सेम बनेंगे, ठीक है। तो अगर आप आर ले रहे हो, है ना, तो आर ले रहे हो तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आर कब लिया जाता है, जब अभिकारक के सांद्रण में कमी होती है, ठीक है। तो INST बराबर डेल आर अपॉन डेल टी, या तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप P के रूम में ले रहे हो तो P को आपको प्लस लेना पड़ता है ना, क्योंकि P उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि के आधार पर है, तो P को प्लस लेना, ध्यान रखना, R लेना तो माइनस लेना और P लेना तो प्लस लेना, तो डेल टी, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। और मात्रक, तो मात्रक इसका जो RINST जो है, इसका जो मात्रक है, मात्रक भी बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि सूत्र जब सेम है तो मात्रक भी सेम होगा, ठीक है। तो इसका मात्रक भी क्या होगा, मोल, ठीक है, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। जो अभिक्रिया की जो वेग था उसका था वही सेम रहेगा, क्योंकि है ना, डेल आर का वही मोल पर लीटर, समय का सेकंड, माइनस का तो कोई मात्रक होता नहीं है, माइनस प्लस का कोई मात्रक होता है नहीं, तो मात्रक सेम निकलेगा, ठीक है, क्योंकि सूत्र फॉर्मूला सेम है तो मात्रा भी सेम निकलेगा, ठीक है। अब औसत वेग है ना, तो निश्चित समय अंतराल में, ठीक है, ध्यान रखना, निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। निश्चित, कोई निश्चित समय कर लो आप, चाहे 1 घंटा कर लो, चाहे 1 मिनट कर लो, चाहे 1 सेकंड कर लो, यहाँ निश्चित समय होता है, लेकिन यहाँ निश्चित समय नहीं होता। 1:10 पे, 1:20 पे भी हो सकता है, 1:30 पे भी, किसी भी समय तात्क्षणिक वेग कर सकता है, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा है, मेरा मुंह ढक रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है बाकी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसको हम व्यक्त करेंगे RAV से, ठीक है, इसको RAV लिख सकते हो। और AB का मतलब क्या है बेटा, AB का मतलब क्या है, एवरेज, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी होगा, अगर R के रूम में लिख रहे हो तो डेल, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर P के रूम में लिख रहे हो तो आपको ये लिखना पड़ेगा, है ना, दोनों बातें एक ही है। अब दोनों मत लिखना भाई, या तो आप ये लिख देना या तो ये लिख देना, ऐसे ही मैंने यहाँ लिखा, या तो ये लिख देना या तो ये लिख देना, ठीक है। अब इसका मात्रक भी वही हो जाएगा भैया, मोल, ठीक है, लीटर इनवर्स
और सेकंड इनवर्स। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला सेम है, और जब फॉर्मूला सेम है तो मात्रक तो सेम आना ही आना है भाई, कोई इसमें दोहराव ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई मुझे उम्मीद है। ठीक है ना, चलो अब एक इम्पॉर्टेंट बात लिखो बेटा, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ नोट में आ रही होगी कि मैं आपसे अगर ये पूछूं कि जो अभिक्रिया की दर है, चाहे वो तात्क्षणिक या मैं बोलूं अभिक्रिया का जो वेग है, चाहे वो तात्क्षणिक वेग हो चाहे वो औसत वेग, वेग कोई सा भी हो, वो डिपेंड किस पर होता है, निर्भर किस पर होता है। इतनी सी बात सर, हाँ इतनी सी बात। तो बताओ किस पर होता है? तो बताओ सांद्रण पर होता है कि नहीं? देखो सांद्रण में परिवर्तन होगा तो ही अभिक्रिया की दर आएगी, अगर सांद्रण में परिवर्तन नहीं हो रहा तो बताओ अभिक्रिया की दर आएगी क्या? बोलो आएगी क्या? आप बोलोगे सर नहीं आएगी। ठीक है ना, तो ध्यान रखना अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण पर निर्भर करता है। अब अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन ज्यादा है तो अभिक्रिया का वेग ज्यादा, और सांद्रण में परिवर्तन कम है तो अभिक्रिया का वेग कम। तो बस आज की वीडियो यही खत्म। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और भाई फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। ठीक है ना, तब तक के लिए धन्यवाद और सबका थैंक यू वेरी मच। भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। वीडियो में अगर लगे आपको वाकई में दम है तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, इतनी डीपली इतनी आसानी से बहुत अच्छे से समझाया गया, ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे फिर, बाय बाय।